सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पॉलिटी का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट यानी कि संसद। ये पार्लियामेंट आपको दो पार्ट में आएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे मैंने दो पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में हम लोग आधा पढ़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट में इसका आधा वीडियो पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो होता है पार्लियामेंट का, इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और जो भी पढ़ेंगे हम लोग, समझ लिए जो भी मैं पढ़ा दिया उसके बाद आपको कहीं भी जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल तक, जिस हद तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, विश्वास रखिए आपको कहीं भी इतनी जानकारी पहले प्राप्त नहीं होगी। हर एक चीज़, छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। कोई भी चीज़ हम लोग का डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्लियामेंट यानी कि संसद। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और बात करें तो यदि आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप स्टडी विद कौशल में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ का PDF आपको 399 पेड कोर्सेज में मिल जाएगा। स्टडी विद कौशल का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सब सब्जेक्ट का इंडिविजुअल PDF चाहते हैं तो आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर पॉलिटी का PDF चाहते हैं तो आपको 99 में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या जो भी QR सीरीज, ये सब का इंडिविजुअल PDF आपको 99 में मिलेगा। अगर आप ऑल PDF चाहते हैं, ऑल नोट्स, तो ये ऑल नोट्स आपको 399 में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसका जिक्र आर्टिकल 79 से 122 में है, ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 में इसका जिक्र है। जो भी चीज़ पार्लियामेंट में आएगा वो इसी के बीच में होगा, 79 से 122 के बीच में ही होगा। संसद का बात करें तो इसका जिक्र है आर्टिकल 79 में। इसकी परिभाषा आर्टिकल 79 में है। पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एक विधायी अंग है जो कि कानून बनाता है। तीन चीज़ आपको समझना है। पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी का, यानी कि जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका अपने राज्यों में, अपने देश में लागू करता है। और जुडिशरी जो है, इसका मतलब होता है न्यायपालिका। अगर कानून में कोई गड़बड़ी हो या कोई गलती करता है तो उसको सज़ा देने का काम ये जुडिशरी करता है। जुडिशरी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव जो है और एग्जीक्यूटिव वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। एग्जीक्यूटिव इरिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्लियामेंट के तीन अंग हैं, तीन भाग हैं। कौन कौन है? पहला तो राज्यसभा, लोकसभा और पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। हमारा जो संसद है वो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। इसमें दो सदन है, एक तो राज्यसभा है और एक लोकसभा है, दो सदन है। राष्ट्रपति इसका अंग है लेकिन ये सदन नहीं है। राष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल 52 में है और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरे डिटेल से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में है, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन, अपर हाउस, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का बात करें तो इसे अस्थायी सदन या टेम्पोररी हाउस बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं टेम्पोररी हाउस? क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। देखिए, उच्च सदन तो है राज्यसभा, लेकिन ये दूसरा चैम्बर भी इसको बोलते हैं, सेकेंड चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं हम लोग लोकसभा को, ठीक है। राज्यसभा का पुराना नाम है राज्य परिषद, ये इसका पुराना नाम है राज्य परिषद, राज्यसभा का। और लोकसभा का पुराना नाम है लोगों का सदन, ये इसका पुराना नाम है। लेकिन इसका नाम चेंज होकर राज्यसभा कब पड़ा? इसका नाम राज्य परिषद से बदलकर राज्यसभा नाम चेंज हुआ 1954 में। और लोगों का सदन
ये जो लोकसभा का पुराना नाम था, ये नाम बदलकर लोकसभा कब बना? 1954 में। तो ये आपको 1954 का ईयर याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा का नाम ये पड़ा 1954 में। अब समझिए, यूएसए में इसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस, ये जो हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, ये यूएसए में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक है। और इसमें भी 2 हाउस होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो उसका नाम क्या है? अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूएसए और ब्रिटेन का याद रखना है। अब ब्रिटेन का देख लेते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। यानी कि हम लोग का जो संसद, हम लोग में संसद बोलते हैं पार्लियामेंट, ब्रिटेन में भी उसको संसद ही बोलते हैं। ब्रिटेन में भी उसको संसद बोलते हैं। हम लोग में 2 हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। उसी तरह ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है, उसमें भी आपका 2 सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोअर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये यूएसए और ब्रिटेन का दोनों का याद रखना है। यूएसए का अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस प्रतिनिधि सदन, जबकि ब्रिटेन का लोअर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। आप कैसे कंफ्यूज कीजिएगा? देखिए, लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड्स यानी कि भगवान, गॉड को लॉर्ड्स बोला जाता है। तो लॉर्ड्स यानी कि अपर, सबसे ऊंचा भगवान ही होता है, इसीलिए लॉर्ड्स अपर हाउस। कॉमन आदमी लो होता है, नीचा होता है, इसलिए निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट का भारत और ब्रिटेन यूएसए के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे डिवीजन किया गया वो हम लोग देख लिए। आगे आते हैं। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, विधायिका नियम बनाती है। कार्यपालिका ये क्या करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए नियम को अपने राज्यों में लागू करती है या अपने पूरे देश में लागू करती है। ठीक है। यानी कि ये जो कार्यपालिका है वो कहीं ना कहीं विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक और अंग होता है जुडिशियरी, जिसे हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। ये न्यायपालिका ना तो विधायिका पर डिपेंड करती है, ना ही कार्यपालिका पर डिपेंड करती है। ये होती है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग आपको पहले बता चुके हैं कि मंत्री हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, मंत्रिपरिषद हो, वो अगर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल का बात करें, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद की बात करें, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के प्रति होगा। ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं। यानी कि मंत्री हो या कोई मंत्री हो या काउंसिल ऑफ कोई भी मिनिस्टर, अगर वो एक व्यक्ति का बात करे तो वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है, और सामूहिक रूप से कलेक्टिवली वो पूरा मंत्रिपरिषद का बात करे तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। पॉपुलेशन का बात करें तो हमारे देश पार्लियामेंट में जो सीटों का आवंटन किया गया है कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया है। बेसिस ऑफ सीट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? पॉपुलेशन है। और ये कौन तय करता है? परिसीमन आयोग तय करता है। बहुत सारा एग्जाम ऐसा मिलेगा जहां पर आपको परिसीमन आयोग के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी टीचर आपको परिसीमन आयोग के बारे में नहीं बताएगा। इसीलिए मैं लोकसभा और राज्यसभा स्टार्ट करने से पहले आपको परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताना सार्थक समझता हूँ। अगर आप परिसीमन आयोग के बारे में समझिएगा, आप समझिएगा कि ये कैसे सीटों का आवंटन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसका काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते। क्योंकि बीपीएसएससी बिहार दरोगा का जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उसमें पूछा था कि जो परिसीमन आयोग है अभी कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। इसके द्वारा जो सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है, जब पॉपुलेशन का आधार, वो कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था 2213 वाले में। ठीक है, इसीलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परिसीमन से तात्पर्य क्या है? किसी देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। मान लीजिए विधानसभा का इलेक्शन होगा या लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो सीट कैसे डिवाइड होगी? पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड होगी। तो उसको निर्वाचन क्षेत्र में बांटना, और कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे। अभी जैसे मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र बहुत सारा होता है, और सभी निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मैं जो इलेक्शन कराने गया था वो निर्वाचन क्षेत्र का नाम था बांकीपुर 182।
यानी कि 182 नंबर पर बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र आता है। और एक निर्वाचन क्षेत्र में कई सारे बूथ होंगे, बहुत सारे बूथों पर इलेक्शन होता है, ठीक है। और एक बूथ पर कितना आदमी होगा? मैक्सिमम 1200, मैक्सिमम। एक बूथ पर अधिकतम 1200 व्यक्ति हो सकते हैं। ये सब आपको पता नहीं होगा, पता करना चाहिए आपको, ठीक है। अब समझिए, आयोग का निर्णय अंतिम होता है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा देरी होती रहेगी। यानी कि परिसीमन आयोग जो भी डिसीजन लेगा उसको न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं देंगे। ये बांट दिया जो निर्वाचन क्षेत्र को, वही निर्वाचन क्षेत्र आपका होगा। जैसे मान लीजिए कई बार हम लोग झारखंड में थे, तो हमारा जो झारखंड में जो एरिया आता था वो बोकारो में आता था। क्या आता था? बोकारो में। तेनूघाट बोकारो में आता था जब झारखंड में रहते थे तो। लेकिन वहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो गिरिडीह में आता था। ये बड़ा हम लोग को दिक्कत होता था, ऐसा क्यों भाई, बोकारो में क्यों नहीं आ रहा है, गिरिडीह में क्यों आ रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परिसीमन आयोग ने उसे वैसा ही निर्वाचन क्षेत्र में बांटा है। परिसीमन आयोग जिस निर्वाचन क्षेत्र में बांटेगा आप उसी में आ जाइएगा, ठीक है। यानी कि उसका निर्णय अंतिम होगा, इसे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। परिसीमन आयोग किसी भी चीज़ को अगर लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में रखेगा तो उसके मतलब वहाँ के लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं, हाँ सुझाव दे सकते हैं। परिसीमन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? 3 कारण है। पहला, जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करने के लिए। यानी कि जितने भी लोग जनसंख्या में आते हैं तबके के, सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। जैसे मान लीजिए सिक्किम का बात करें, सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। छोड़िए, ए और बी करके लेते हैं। कोई जगह है ए, कोई जगह है बी। ए का जनसंख्या 10 लाख, अब बी का जनसंख्या 10 करोड़। अब दोनों को अगर 2 सीट देंगे तो ये जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ। क्यों? 10 लाख के आदमी को 2 सीट मिल रहा है और यहाँ पे 10 करोड़ आदमी को 2 सीट मिल रहा है, तो 10 करोड़ के साथ ये नाइंसाफ़ी है। इसीलिए देखिएगा, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बिहार में सीटों की संख्या भी लोकसभा विधानसभा की ज़्यादा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करना इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा, भौगोलिक क्षेत्र का उचित विभाजन, ताकि चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को दूसरे से अधिक लाभ ना मिले। देखिए, हम बताए थे ना, हम लोग का पड़ता था बोकारो में तेनूघाट, लेकिन वो था गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र में, गिरिडीह। तो इसका रीजन क्या था? अगर मान लीजिए बोकारो में ही दे देता, ऐसा होता कि मान लीजिए भाजपा कोई पार्टी है या फिर राजद है या कोई भी पार्टी है, ठीक है, झामुमो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उससे क्या होता कि किसी एक पार्टी को फ़ायदा मिल जाता। तो निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि किसी एक पार्टी को फ़ायदा ना मिले, सभी पार्टी को बराबर मतलब सबका बराबर हिस्सा मिले। उस प्रकार से देखा जाता है। बहुत मुश्किल काम है ये। परिसीमन आयोग का काम आसान नहीं है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को बांटना। अब देखिए, वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत का पालन करना, यानी कि एक मत एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करना भी परिसीमन आयोग का काम है। तो ये 3 काम आपको याद रखना, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आगे कंपोजिशन देखते हैं, संरचना। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपसे पूछेगा परिसीमन आयोग कौन बनाता है, कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तथा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से यह कार्य करता है। नियुक्त तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसके सहयोग से काम करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करेगा। इसमें 3 व्यक्ति होंगे। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और संबंधित राज्य, जिस राज्य में चुनाव हुआ मान लीजिए, उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए बिहार में हुआ तो बिहार का निर्वाचन आयुक्त, बिहार का आपको चुनाव नहीं हुआ, उसका निर्वाचन क्षेत्र का सीमा बांट रहे हैं, मान लीजिए बिहार का निर्वाचन क्षेत्र का सीमा बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो बिहार का निर्वाचन आयुक्त को लेना जरूरी है। तो ये 3 व्यक्ति इसके मेंबर रहेंगे, ठीक है। जिस राज्य का निर्वाचन क्षेत्र को बांटेंगे उसका निर्वाचन आयुक्त रहेगा, एक भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होगा। अब देखिए, परिसीमन की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, प्रत्येक जनगणना के साथ। लेकिन ये फॉलो नहीं होता है।
हर जनगणना के बाद परिसीमन को लागू करना इतना आसान नहीं है, यानी कि हर 10 साल के बाद आप परिसीमन को लाइएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आर्टिकल 176 क्या बोलता है? राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी कि आर्टिकल 82 देश के लिए लागू है और आर्टिकल 176 प्रत्येक राज्य के लिए लागू है कि जितना बार जनगणना होगा हर 10 साल में, जैसे 2011 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, हर 10 साल को जब जब जनगणना होगा तब तब परिसीमन आयोग जो है निर्वाचन क्षेत्र का सीमा को बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बताए थे परिसीमन आयोग का काम ही है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को बांटना। तो हर 10 साल में जनसंख्या बदल जाती है तो निर्वाचन क्षेत्र और सीटों की संख्या भी बदलनी चाहिए, ये कहना था इसका। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 176। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। ये जो अधिनियम लागू हो जाता है परिसीमन अधिनियम, तो केंद्र सरकार क्या करती है? परिसीमन आयोग का गठन करती है। पहला परिसीमन अभ्यास का बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 1950-1951 में किया गया था। तो आपसे पूछेगा पहला परिसीमन अभ्यास कब किया गया था? 1950 से 51 में। लेकिन जब अभ्यास किया जाएगा उसके तुरंत बाद हम बताए थे, एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यानी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति एक बार परिसीमन आयोग नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे नियुक्त करेगा। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। अगर अधिनियम की बात करें तो ये 1952 में अधिनियमित किया गया था। लेकिन हम लोग पढ़े कि जितना बार जनगणना होगा उतना बार परिसीमन बनेगा, लेकिन उतना बार नहीं बना है। अभी तक ये केवल 4 बार सेटअप हुआ है। देखिए जैसे 1950-51 में पहला परिसीमन हुआ, तो उसके पहले का बात तो भूल जाइए, उसके बाद का बात करते हैं। 50 के बाद 1952 में हुआ, क्योंकि 51 में जनगणना हुई थी तो 52 में हुआ। तो देखिए परिसीमन आयोग आपका 4 बार कब कब हुआ है? 52, 63, 73, 2002। जनगणना के हिसाब से 1951 में जनगणना हुई तो 52 में हुआ, फिर 1961 में जनगणना हुई तो 1963 में हुआ, फिर 1971 में जनगणना हुई 1973 में हुआ। लेकिन उसके बाद 1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना का बात करें, 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया, यानी कि सीधा 73 के बाद 2002 में किया गया, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार। अब ये देखिए, ये तो परिसीमन आयोग है ऊपर वाला चारों। अब परिसीमन अधिनियम की बात करें तो ये 52, 62, 72, 2002। परिसीमन अधिनियम और परिसीमन आयोग दोनों में अंतर है। 52, 63, परिसीमन आयोग 4 बार, जनरली आयोग पूछता है आपसे। 52, 63, 73, 2002 और अधिनियम 52, 62, 72, 2002। ठीक है, अधिनियम के बाद ही आयोग बनता है। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार ने 1976 में परिसीमन को 2001 तक जनगणना के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि 1976 में जो हुआ था परिसीमन, ठीक है, सॉरी 1972 में ना, हाँ कहाँ गया, 1973 में परिसीमन आयोग जो 1973 में सेटअप हुआ था, तो 1976 में एक रूल बनाया कि बोला जो भी अभी परिसीमन हुआ है 1973 में, अगला 1981 की जनगणना पर नहीं होगा परिसीमन और 1991 में भी नहीं होगा, सीधा 2001 तक फिक्स कर दिया उसको। तो 1976 में क्या किया, वो परिसीमन आयोग ने 2001 तक की जनगणना के लिए उसको स्थगित कर दिया, कहा कि अब नहीं होगा। अब देखिए 84वां संविधान संशोधन आता है 2001 में, उसमें क्या कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की में सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध को 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अब देखिए यानी कि 2001 में जो क्या किया 84वां संविधान संशोधन में कि 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अब अगला कब होगा, 2026 तक फिक्स हो गया। यानी कि ये जो अभी 2002 में हुआ है ये कब तक फिक्स रहेगा, 2026 तक। 25 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा 2001 में, तो इसको 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 2026 तक। यही प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा था। ठीक है, और लेकिन हाँ एक चीज़ और है, 84वां संविधान संशोधन का आधार क्या था, ये बोला कि इसका आधार 1971 की जनगणना है, लेकिन इसको 2001 की जनगणना के आधार पर कब किया गया, 87वां संविधान संशोधन। 87वां संविधान संशोधन 2003 में जब आया तो बोला नहीं, 1971 की जनगणना तो बहुत पीछे हो गया, अभी हम लोग का 2001 का जो जनगणना हुआ है वो आपका
लेटेस्ट है, इसीलिए उसको 2001 तक कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बोला, 2001 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुनः समायोजन और युक्तिकरण का प्रावधान करता है, और ये 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया। कहा कि जो भी जनगणना हुई है, जनगणना के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया जा रहा है वो 2026 तक फिक्स कर दिया जाए। ये 87वां संविधान संशोधन। तो आपसे पूछेगा 84वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन दोनों परिसीमन आयोग से संबंधित है, और ये कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है या विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें किस राज्य को कितना कितना सीट मिलेगा ये डिसाइड किया, लेकिन किस जनगणना के आधार पर, 84वां संविधान संशोधन 1971 की जनगणना को आधार बनाया, जबकि 87वां संविधान संशोधन 2001 की जनगणना को आधार बनाया। ये अंतर है। फंक्शन, इसका काम क्या है परिसीमन आयोग का? पहला, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाएं तय करना। दूसरा, SC ST की सीट आइडेंटिफाई करके रिजर्व करना। और लेकिन SC ST की सीट रिजर्व कैसे होगी? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होगा। 104 संविधान संशोधन आया था 2020 में। ठीक है, ये बोला लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में SC ST के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 2030 तक बढ़ाई जाए, यानी कि अभी 2030 तक SC ST की सीटों का आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में होगा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस समुदाय के सीट का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा और विधानसभा में अभी भी ये चीज़ लागू है। यानी कि 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया है लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के बाद राज्यसभा में है, लोकसभा में नहीं है, विधान परिषद में है, विधानसभा में नहीं है। जबकि SC ST के सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया। और तीसरा काम क्या है परिसीमन आयोग का? 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में की सीट्स को फ्रीज करके रख दिया गया है 2026 तक। और यही प्रश्न बिहार दरोगा पूछा था कि कब तक परिसीमन आयोग ने, अभी जो जैसे बिहार में 243 सीट है मान लीजिए विधानसभा का, अगर आने वाली जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या खूब तेज़ी से बढ़ती है, इस 243 को 244 किया जा सकता है या 246 किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जब पुनर्डिवीजन होगा, फिर से विभाजन होगा, वो तय करेगा परिसीमन आयोग कि मतलब किस राज्य को कितना कितना सीट दिया जाए। लेकिन अभी 2026 तक यही सीट रहेगा। चलिए, ये तो था परिसीमन आयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर लोकसभा पढ़ेंगे। पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, तो आपका सारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, राज्यसभा, ये इसे अपर हाउस बोलते हैं, यानी कि उच्च सदन। इसे परमानेंट हाउस बोलते हैं, स्थायी सदन। देखिए, परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, इसके जो भी मेंबर होते हैं, प्रत्येक 6 साल के बाद, 6 साल पर इसके 1/3 सदस्य निकल जाते हैं बाहर। राज्यसभा को सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, ऑरिजिन, राज्यसभा का ऑरिजिन कहाँ है? इस राज्यसभा का जो बना है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पहली बार राज्यसभा या द्वितीय सदन की चर्चा की गई। ये द्वितीय सदन है। सेकंड चैम्बर का मतलब क्या है? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। ठीक है, अब देखिए, ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य परिषद। इसका नाम पहले राज्य परिषद ही हुआ करता था, लेकिन 1954 में इसका नाम राज्य परिषद से हटाकर राज्यसभा किया गया। यानी कि इसका नाम राज्यसभा कब हुआ? 1954 में। इसे 3 अप्रैल 1952 को बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। 52 से लेकर 54 तक इसका नाम था राज्य परिषद। 54 में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, प्रथम बैठक अगर बात करें राज्यसभा की, तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। देखिए, 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई। चौथा शेड्यूल जो है, 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची में
टोटल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची को आपको याद करना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए, टी से हो गया टेरिटोरी, जो हमारे देश की टेरिटोरी है उसके बारे में बोलता है। ई से इमोल्यूमेंट्स यानी कि भत्ता वगैरह का बात करें। ए से अफर्मेशन यानी कि शपथ। TEAR, आर से हो गया राज्यसभा। तो यही जो चौथा अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया है। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा विधानसभा में हम बताए थे, लोकसभा और विधानसभा में सीट का आवंटन कौन करता है? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। राज्यसभा में भी जो सीट का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर ही है, ठीक है। अब लेकिन यूएसए के सीनेट, यूएसए में जो सीनेट होता है वो यूएसए का अपर हाउस है, वहाँ पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी कि मान लीजिए एक राज्य है ए और दूसरा राज्य है बी, ए का जनसंख्या है 10 लाख और बी का जनसंख्या 10 करोड़, तो ये नहीं देखेगा कि किसी का जनसंख्या 10 लाख है, किसी का जनसंख्या 10 करोड़ है, ये दोनों को बराबर सीट देगा, प्रत्येक राज्य को बराबर सीट देगा। लेकिन ये भारत में नहीं है। भारत कहता है हम जनसंख्या के हिसाब से बांटेंगे, जनसंख्या ज़्यादा है तो उस राज्य में सीट भी ज़्यादा होगा राज्यसभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का बात करें, सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है राज्यसभा में। 238 + 12, 238 क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 238 है। और 12 व्यक्ति मनोनीत है, नॉमिनेटेड है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो किस किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? याद रखिएगा, राज्यसभा में जो मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर है 12 मेंबर, ये इसका ट्रिक है LASS, लास आपको याद रखना है। L का मतलब हो गया लिटरेचर यानी कि साहित्य, A का मतलब हो गया आर्ट यानी कि कला, और SS का मतलब हो गया सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा। यही अगर विधान परिषद में आपका बात कर ले, विधान परिषद, तो यहाँ पे एक C जुड़ जाता है, क्लास। ये तो राज्यसभा का बात कर रहे हैं ना हम लोग। विधान परिषद में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसका CLASS, सी का मतलब भी कुछ होता है, वो हम आपको विधान परिषद जब बताएंगे तब समझाएंगे। अभी समझ लीजिए कि बस एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। लाश, विधान परिषद में क्लास, विधान परिषद में यही क्लास हो जाता है। LASS तो वही है जो यहाँ पर है, सी का मतलब कुछ और हो जाता है, हम आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो ये 238 और 12 को जोड़ दीजिएगा तो 250 सदस्य हो जाएगा। तो भारत में मनोनीत सदस्य राज्यसभा में कितने हैं? 12। लोकसभा के मनोनीत सदस्य 2 थे, एंग्लो इंडियन, लेकिन वो एंग्लो इंडियन जो थे उसको 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन समाप्त है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में अभी भी है। राज्यसभा में ट्रिक है लाश और विधान परिषद में ट्रिक है क्लास, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा से अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। देखिए, ये जो 238 सीट है ये आपको स्टेट से भी है और यूनियन टेरिटोरी से भी है, ठीक है। और ये कैसे चुने जाएंगे? देखिए, राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होगा वो आपको जनरली समझ लीजिए अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा में तो डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं अपना नेता, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? विधानसभा से अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, विधान तरीका सभा से। लेकिन विधानसभा सब स्टेट में नहीं है, विधानसभा केवल दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। टोटल जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें केवल दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो इन तीनों के विधानसभा से भी हम लोग चुनेंगे, और जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उन राज्य के विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 238 मेंबर को चुन लिया जाता है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि जो हमारे MLA हैं, वो MLA चुनते हैं, ठीक है। लेकिन चुनने का तरीका थोड़ा सा क्या है? एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा
जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं ना, वैसे ही उसी टाइप का है। ये वही पद्धति है, एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, पीआर सिस्टम। अब देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीट है, मैक्सिमम हो सकता है 250, लेकिन अभी कितना सीट है, 245, जिसमें राज्य से कितना 233 होना चाहिए था, लेकिन राज्य से है 233, 238 की जगह 233 है, ठीक है। ये राज्य और यूनियन टेरिटरी के द्वारा है। राज्य से 229 है और यूटी से 4 है, और 12 सदस्य है मनोनीत, ठीक है, जो कि क्लास नहीं, लास, LASS, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, यानी कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 83 का 1 की बात करें तो इसके हिसाब से 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब समझिएगा, अप्रैल को कहा गया 3 अप्रैल 1952 में होता है क्या, राज्यसभा का गठन। एक सवाल सबके मन में आता है, ये सवाल क्या कहता है कि जब 1952 में गठन हुआ तो आप कहते हैं कि प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 मेंबर, यानी कि 1954 में इसके 1/3 मेंबर हट जाएंगे, ठीक है। फिर 1956 में 1/3 मेंबर हट जाएंगे, फिर 1966 क्या बोलते हैं 52 से कब हटेगा, 54, 56 और 58, यानी कि ये जो पहला बार जब 1/3 मेंबर हटे थे वो केवल 2 साल रहे। दूसरा बार जो हटे वो देखिए 1952 से 56 कितना हुआ, वो केवल 4 साल रहे। तीसरा बार जो हटे 1/3 मेंबर वो 6 साल रहे, यानी कि पहला बार और दूसरा बार जो व्यक्ति थे वो अपना 6 साल का टेन्योर पूरा नहीं किए, यानी कि देखिएगा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि, और ये 2 साल पर जो हटेंगे इन रिक्तियों को भरने के लिए बाइनियल इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 2 साल पर इलेक्शन होना चाहिए, और ये इलेक्शन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसका कार्यकाल 6 साल होता है, बताएं कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन 1952 में जब पहली बार बना था राज्यसभा तो 54 में जब इसके लोग सेवानिवृत्त हुए 2 साल पर, तो स्टार्टिंग में जब 2 साल पर लोग सेवानिवृत्त हुए तो वो केवल 2 साल ही पूरा किए, इसीलिए संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है इसके 1/3 सदस्य 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इससे ऑटोमेटिकली ये पता चलता है कि 6 साल वो लोग रहेंगे। केवल स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ 1952 में जब राज्यसभा बनी तो 54 वाला व्यक्ति केवल 2 साल ही रहे, 56 वाले व्यक्ति 4 साल रहे, और 58 से सब 6 साल बाद रिटायर करने लगे। तो 58 से सब कुछ सिस्टमेटिक चलने लगा, ठीक है। लेकिन क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के लोगों का कार्यकाल 6 साल होता है? हाँ, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा देखिए, अब मान लीजिए कि 1952 में बना है, अभी मान लीजिए 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2026 में लोग सेवानिवृत्त होंगे, क्योंकि 52 इवन ईयर चल रहा है ना, तो 2026 में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे 1/3 सदस्य। अब मान लीजिए कि ये 1/3 मेंबर हट गए 2026 में, तो उनके लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा, 1/3 सदस्य को चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन 1/3 सदस्य जो हटे तो 2/3 सदस्य तो इसमें अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि राज्यसभा खत्म नहीं हुई है। 1/3 सदस्य हटे हैं, उनकी जगह फिर से 1/3 सदस्य आ गई है, यानी कि राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए राज्यसभा को बोलते हैं परमानेंट हाउस, यानी कि स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है। राज्यसभा के लोगों का क्वालिफिकेशंस देखें तो क्या है, ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। जो लोग राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं वो भारत के नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए, 30 ईयर, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 ईयर। और या इसके लिए कुछ और क्वालिफिकेशन जो हमारा
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट तय करता है या हमारा संसद तय करता है कोई ऐसा योग्यता, तो वो योग्यता भी धारण करना चाहिए। या जिस राज्य या यूनियन टेरिटोरी से वह चुनाव लड़ रहा है उस राज्य या यूनियन टेरिटोरी में संसदीय क्षेत्र में वो एक इलेक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा में, झारखंड से अगर राज्यसभा में जा रहा है तो उसको झारखंड में कम से कम इलेक्टर होना चाहिए। झारखंड का संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में नहीं, संसदीय क्षेत्र में इलेक्टर होना चाहिए। या अगर कोई बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो बिहार के संसदीय क्षेत्र में उसे इलेक्टर होना जरूरी है। उसके बाद बात करें, SC ST की सीटें रिजर्व नहीं की जाती। यानी कि हम लोग लोकसभा में और विधानसभा में SC ST की सीट रिजर्व का बात किए हैं। और SC ST की सीट रिजर्व कौन करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग किस हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अभी SC ST की सीट 2030 तक फिक्स है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में SC ST की सीटें रिजर्व नहीं की जाती। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, प्रश्न पूछेगा आप लोग गलत कर दीजिएगा आंसर। उसके बाद 2003 तक उसे उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, परंतु अब इसे हटा गया। देखिए 2003 तक क्या था, अभी हम लोग क्या पढ़े, इलेक्टर होना चाहिए। जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य से उसे इलेक्टर होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। संसदीय क्षेत्र, किसी भी संसदीय क्षेत्र में चुना हुआ होना चाहिए। लेकिन क्या है, 2003 तक क्या था कि उस राज्य में वोटर भी होना चाहिए था। ऐसा अब नहीं है। आप उस राज्य के वोटर नहीं भी हैं तो लेकिन इलेक्टर है तो आपका काम चल जाएगा। वोटर का कंडीशन को 2003 में हटा दिया गया है, ठीक है, कि आप वोटर हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 102 क्या बोलता है? राज्यसभा या लोकसभा दोनों के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। BPSC 70वां BPSC में ये प्रश्न पूछा था कि किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का व्यक्ति में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है और वो खड़ा होकर अपना नॉमिनेशन दर्ज किया, मान लीजिए गया अपना नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए, ठीक है, उसका नॉमिनेशन दर्ज करने समय में वो देखा कि फल्ला क्राइटेरिया होना चाहिए, तो अगर ये क्राइटेरिया में से किसी में से भी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट का कुछ कंडीशन है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा राष्ट्रपति को, सर ये फल्ला मतलब कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स को। तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा? इलेक्शन कमीशन के कहने पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देगा। बोलेगा नहीं, आप ये जो क्वालिफिकेशन है इस क्वालिफिकेशन को आप फॉलो नहीं करते हैं, आप डिस्क्वालीफाई। यानी कि क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करना ये राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 102 के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985। देखिए 10वीं अनुसूची अभी तक बहुत कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के बारे में बोलता है, ठीक है, और ये कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अब देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, याद रहेगा ईयर, आपको संशोधन याद रहेगा। 52वां संविधान संशोधन तो 5 दूनी 10, 10वां अनुसूची, ठीक है, और ये 1985 में। दल बदल विरोध कानून, पहले क्या होता था कि कोई भी किसी भी पार्टी में दल बदल लेता था, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। संसद या विधानसभा के सदस्यों को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकना तथा सरकार में स्थिरता लाना। पहले क्या होता, मान लीजिए कि कोई पार्टी बीजेपी में है, कुछ लोग बीजेपी में है, ठीक है, जब मन किया तब वो चला गया आरजेडी में, या जब मन किया वो चला गया कांग्रेस में, जब मन किया। इससे क्या होता था, फटक से पार्टी गिर गई, सरकार अपना कोई काम कर नहीं पा रहा है, काम करने ही गया जैसे कि पार्टी बदल गई। अब क्या हुआ, मान लीजिए उसको आरजेडी में मन ने लिया, फिर चला गया बीजेपी में, फिर पार्टी गिर गई। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। 1985 में इस चीज़ को ध्यान में लाया गया, कहा कि बार बार पार्टी बदलने से सरकार अस्थिर हो जाता है, वो सरकार स्थिर हो ही नहीं पाता। इसीलिए क्या कर दिया, कुछ नियम लाया है, क्या लाया है, और वही नियम को दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ये बोलता है जब मन तब अपने मन से आप दल बदल नहीं सकते हैं। आप चुनाव से पहले आप दल बदल सकते हैं, या अगर आपकी पार्टी हार गई है तो आप दल बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी जीत गई, आपने सरकार बना ली, तब आप दल नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या कहता क्या है ये कानून, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना। कोई अगर अपनी
कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से कोई पार्टी छोड़ दे रहा है तो क्या होगा? पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करता है, यानी कि मैं बीजेपी पार्टी का मेंबर हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा और पार्टी का जो भी रूल्स है उस रूल्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, तो या निर्दलीय सदस्य का किसी दल में शामिल हो जाना, कोई सदस्य जीता है निर्दलीय और बाद में बीजेपी में शामिल हो गया, ये भी गड़बड़ है। या मनोनीत सदस्य का 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाना। मान लीजिए कोई मनोनीत सदस्य है, उसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है या राज्यपाल ने मनोनीत किया है, मनोनीत कर दिया राष्ट्रपति ने, उसके बाद वो बोलता है कि बाद में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इतना सारा कंडीशन है, अगर ये सारा कंडीशन हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, अगर राज्यसभा का पर्सन है तो राज्यसभा का सभापति बोलेगा और लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष बोलेगा, ये द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए, किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का 2 तरीका है। पहला, एक तो आप उसको चुनाव से पहले डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, वो जैसे ही नॉमिनेशन दायर किया, चुनाव में लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन दायर करता है ना, नॉमिनेशन दायर किया तो उसका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन में अगर वो सही नहीं है तो उसको राष्ट्रपति डिस्क्वालीफाई करेंगे आर्टिकल 102 के तहत। लेकिन अब मान लीजिए वो बन गया नेता बनने के बाद वो दल बदल लिया, मान लीजिए कि वो निर्दलीय था, किसी पार्टी में शामिल हो गया, या बीजेपी में था, वो किसी दूसरे पार्टी में आरजेडी में चला गया, राजद में चला गया, तब क्या होगा? उस कंडीशन में अगर नेता बनने के बाद अगर वो दल बदलता है तो उस समय उसको हटाएंगे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि कब किसको कौन हटा सकता है। जीतने से पहले अगर आपको हटाना है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे तो वो हटाएंगे राष्ट्रपति, और जीतने के बाद, नेता बनने के बाद अगर वो दल बदलता है तो दल बदलने पर उसको हटाएंगे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। आगे बात करते हैं, कुछ रूल भी है दल बदल का। क्या है? कुल सदस्य का अगर 1/3 सदस्य से कम व्यक्ति या मिनिमम 12 सदस्य दल बदल करेंगे तो संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या 12 सदस्य से कम, या से कम कर दीजिए, से कम, ठीक है। यानी कि समझिएगा, जितना भी सदस्य है, मान लीजिए कुछ सदस्य है बीजेपी का, अगर 1/3 1/3 मेंबर इसका अगर एक साथ चला जाए, एक साथ बोला कि नहीं, 1/3 मेंबर को लगा कि नहीं बीजेपी अच्छा पार्टी नहीं है, 1/3 मेंबर अगर एक साथ चला गया तो इसको दल बदल नहीं बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि हाँ बीजेपी में कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी है, तभी 1/3 मेंबर वहाँ से जा रहे हैं या 1/3 मेंबर से ज़्यादा जा रहे हैं। कोई पार्टी में अगर खराबी है तो व्यक्ति दल बदल सकते हैं, लेकिन 1/3 मेंबर को ग्रुप में एक साथ पार्टी छोड़नी पड़ेगी। एक अकेला व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, उसको ग्रुप में 1/3 मेंबर के साथ छोड़ना होगा। यही बोलता है, अगर 1/3 से कम सदस्य अगर ग्रुप छोड़ रहा है तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसके कारण? दल बदल विरोधी कानून के तहत। लेकिन 1/3 मेंबर के साथ अगर आप जा रहे हैं, आपको दल बदल नहीं समझा जाएगा, आपकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है, तो निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब वो जाके कोर्ट में लड़ सकता है, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि सर, या हाई कोर्ट को बोलेगा कि मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, मेरा याचिका सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कानून अगर सही है तो आप देख लीजिए, है ना, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं भी की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है। अब इसी में इसकी न्यायिक समीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसके लिए एक मामला था कि होतो होलोहन मामला 1992। आपसे पूछेगा कि दल बदल कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं, ये किस मामला पर आधारित था? तो किहोतो होलोहन मामला 1992 पर आधारित था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि हाँ, दल बदल जो कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चुनाव होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, सरकार के गिर जाने के बाद पार्टी बदलना डिफेक्शन नहीं कहलाता, दल बदल नहीं कहलाता। यानी कि अब देखिएगा, मान लीजिए सरकार बनी ही नहीं, चुनाव हुआ और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार गिर गई, सरकार बन ही नहीं पाई, तब तो कोई व्यक्ति सरकार बना ही नहीं, तब वो पार्टी बदल सकता है। लेकिन अगर उसकी सरकार है, सरकार चल रही है, सरकार स्थिर हो गई है, आप पार्टी बदलते हैं तो आपको पार्टी बदलने के लिए दिक्कत है। अगर आपको पार्टी बदलना है तो एक साथ जितने भी सदस्य हैं आपकी पार्टी में, उसके 1/3 सदस्य एक साथ बदलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1/3 से जहां कम हुआ तो 1/3 से कम होने पर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो हो नेता बने हैं वो भी नेता आप नहीं रह पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 64 की बात करते हैं। आर्टिकल 64 ये कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तथा यह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर वो उपराष्ट्रपति है तो कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अगर किया हुआ है तो उसको छोड़ देगा। उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। हम पहले बताए थे, राष्ट्रपति हो या हमारा उपराष्ट्रपति हो, दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ना तो लोकसभा का मेंबर होगा, ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा, किसी का सदस्य नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर कोई है तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसे लोकसभा की सदस्यता के लिए जो अहर्ताएँ क्वालिफिकेशन होती है वो एटलीस्ट उतना होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की अहर्ताएँ होनी चाहिए, लेकिन मेंबर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 89 क्या बोलता है कि राज्यसभा के सभापति या जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति तथा ऊपर 2 बार क्यों लिखा गया? राज्यसभा के सभापति, अच्छा हाँ देखिए, ये बोल रहा है आर्टिकल 89 कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए प्रावधान दिए हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वही तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आप समझिएगा। ये बोलता क्या है, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी यहाँ पे उपसभापति होना चाहिए था। देखिए, इसको हम सुधार देते हैं। ये गलती क्या हुआ, यहाँ पे उपसभापति होना चाहिए था, उपराष्ट्रपति लिखा गया है, यहाँ पर होगा उपसभापति। यहाँ अब सही हुआ। देखिए, आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों के लिए प्रावधान दिया है। सभापति जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति उसके लिए प्रावधान दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 64 और 89 में क्या अंतर है? बहुत लोग सेम समझ लेते हैं। ये कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, लेकिन 89 क्या बोलता है? ये सभापति और उपसभापति दोनों के बारे में बोलता है। 64 में उपसभापति के बारे में चर्चा नहीं है। अब देखिए, ये कहता है कि राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी सदस्य को उपसभापति नियुक्त करती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करेगी। यानी कि जो काम सभापति कर रहा है, अगर सभापति एब्सेंट है या अनुपस्थित है या मर गया है या किसी भी दूसरे काम में बिजी है, तब इसके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपसभापति करेंगे राज्यसभा के। बस यही चीज़ है। अब राज्यसभा के पावर्स को देख लेते हैं, शक्तियों को देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा की पावर्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला पावर है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति ये राज्यसभा के पास भी होता है और लोकसभा के पास भी होता है। कभी भी संविधान संशोधन करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो फाइल जाती है। लोकसभा से भी पारित होनी चाहिए और राज्यसभा से भी पारित होनी चाहिए। तो ये तो शक्ति राज्यसभा की है। उसके बाद दूसरी शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्र के हित में संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। यानी कि आप समझिएगा, राज्य सूची, सबसे पहले समझिएगा सूची कितने तरह का, 3 तरह का होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह का सूची है। संघ सूची पर कानून बनाते हैं केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य सूची पर कानून बनाता है संबंधित राज्य। अगर झारखंड का झारखंड को कानून बनाना तो झारखंड डिसाइड करेगा। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य और संघ दोनों। ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन कभी मान लीजिए कोई ऐसा मामला हो जो लगे कि राष्ट्र के हित में है, तो क्या कर सकता है? वहाँ पर राज्यसभा के पास एक पावर है कि वो राज्य सूची में के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, और ये बोलता है आर्टिकल 249। इसीलिए तो राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये राज्यसभा है। ठीक है, इसीलिए ये राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है आर्टिकल 249 के तहत। लेकिन वो पता चलना चाहिए कि राष्ट्र के हित में हो। उस समय राज्य जो कानून बनाएगा और जो हमारा राज्यसभा कानून बनाएगा, राज्य का कानून लो हो जाएगा, राज्यसभा का कानून हाई हो जाएगा। राज्यसभा की यहाँ पर शक्ति हो जाती है। इसमें लोकसभा को शक्ति नहीं है, इसमें राज्यसभा को शक्ति है। राज्यसभा को पावर दी गई है। देखिए, वो और राज्यसभा जो भी कानून बनाएगा, यह कानून एक बार में केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर एक बार राज्यसभा कोई कानून बनाया तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है।
फिर राज्यसभा चाहेगा तो फिर से प्रस्ताव पारित करके फिर से 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। 1 साल कर करके वो इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ा सकता है। यानी कि एक बार कानून बनाया 1 साल, फिर कानून बनाया 1 साल, फिर कानून बनाया 1 साल, ऐसे करते करते उसको जब मन चाहे तब तक उस कानून को बढ़ा सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर प्रस्ताव पारित नहीं किया, 1 साल खत्म हो गया, ठीक है, उस कानून के प्रस्ताव के 6 माह के बाद समाप्त हो जाता है, जिस दिन से राज्यसभा इसे समाप्त करने का संकल्प पारित कर दे। अब मान लीजिए राज्यसभा देखा कि हाँ अब इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, तो जैसे ही वो कानून को पारित किया, वो कानून 6 माह तक वैलिड रहता है, 6 माह तक वैलिड रहता है। 6 माह के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 249 कहता है। अब आर्टिकल 312 भी जो है वो राज्यसभा का शक्ति के बारे में बोलता है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो वह संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करने का काम है आर्टिकल 312 में राज्यसभा का। राज्यसभा के पास ये शक्ति दी गई है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण कर सकता है। यह बिल केवल राज्यसभा में शुरू हो सकती है, इसे लोकसभा में शुरू नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFS भारतीय वन या विदेश सेवा, ये तो पहले से है, अभी चल रहा है। लेकिन कोई नया सेवा भी अगर लाना हो, नई अखिल भारतीय सेवा लानी हो, तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा ला सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक शक्ति है आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी 352, 356, 360 में इमरजेंसी का जिक्र है, और इमरजेंसी के बारे में मैंने पूरे डिटेल में राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया है। 352 बोलता है नेशनल इमरजेंसी, 356 बोलता है प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 356 बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। यदि कोई भी इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति बिना राज्यसभा के पूछे कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, यदि लोकसभा के डिसॉल्व होने के समय राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाती है तो प्रोक्लेमेशन कैन रिमेन इफेक्टिव इवन इफ अप्रूव्ड बाय राज्यसभा अलोन। मान लीजिए लोकसभा है ही नहीं, तो केवल राज्यसभा से ही पूछ लेगा। जैसे कोई भी इमरजेंसी लगाना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर लोकसभा है ही नहीं, डिसॉल्व है, तो वहाँ पर केवल राज्यसभा से ही मतलब कि अप्रूवल लेकर वो स्टार्ट कर सकता है इमरजेंसी। तो यहाँ पर राज्यसभा का पावर हो जाता है। यानी कि लोकसभा अगर है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से मांगेगा, लोकसभा अगर नहीं है तो केवल राज्यसभा से मांग के इमरजेंसी को स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर राज्यसभा का पावर हो जाता है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका संकल्प केवल और केवल राज्यसभा में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह भी पावर राज्यसभा के पास है। नोट, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब किसी सत्ता दल को हटाया जाना, सत्ता दल को विश्वास मत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हटाया जाए। ये केवल लोकसभा में पारित होता है, ये राज्यसभा में पारित नहीं होता है। एक ये कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी, इस दोनों के क्रियाकलाप में राज्यसभा का रोल लिमिटेड होता है। यहाँ पर राज्यसभा को पावर कम है, यहाँ पर पावर होती है लोकसभा को। ठीक है, लोक लेखा समिति का बात करें, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। तो देखिए पावर राज्यसभा के पास कम है, क्योंकि लोकसभा ही अपना बहुमत दे सकता है। अगर 15 सदस्य अगर मान ले तो बहुमत वहीं से मिल जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो वहाँ राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। और लोक लेखा समिति में है भी तो बहुत कम मेंबर है, लिमिटेड रोल है। अब देखिए, कुछ ऐसे अधिकार हैं जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार दिया गया, राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा, बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जहाँ लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार दिया गया है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार, देखिए सामान्य विधेयक में, जहाँ पर दोनों का बराबर मतलब दोनों सदन से पारित होना चाहिए, यहाँ पर बराबर अधिकार है। संविधान संशोधन विधेयक में भी बराबर अधिकार है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर अधिकार है। महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों के सदन से 2/3 प्रक्रिया चाहिए, तो ये दोनों में बराबर अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की स्वीकृति, अगर अध्यादेश का स्वीकृति चाहिए तो वहाँ पर राज्यसभा लोकसभा को बराबर अधिकार, क्योंकि दोनों से स्वीकृति चाहिए। आपातकाल की स्वीकृति भी दोनों से चाहिए, बराबर अधिकार है। लेकिन
कहीं कहीं आपको लोकसभा के पास पावर ज़्यादा हो जाता है, वो भी देख लेते हैं। धन विधेयक के केस में अगर मान लीजिए मनी बिल आपको केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक, कोई बिल, मनी बिल है कि नहीं है। अनुदान की मांग पर राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती है, ये भी याद रखना है। आपातकाल की समाप्ति का संकल्प केवल लोकसभा में लिया जा सकता है, ठीक है। देखिए आपातकाल स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपातकाल स्टार्ट करना है तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संकल्प पारित करना चाहिए, लेकिन आपातकाल समाप्त करना है तो ये केवल लोकसभा से भी आपको खत्म किया जा सकता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में दे सकते हैं, सरकार को हटाने के बाद केवल लोकसभा को दे सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में दिया जा सकता है। उसके बाद लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन कमेटी यानी कि एस्टीमेट कमेटी, इस दोनों में राज्यसभा का लिमिटेड रोल रहता है, लोकसभा का पावर ज़्यादा रहता है, जो कि हम यहाँ पहले भी बता चुके हैं। अब हम लोग, ये राज्यसभा समाप्त हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होता है? देखिए लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं या निम्न सदन बोलते हैं, इसे फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, इसे टेम्पोररी हाउस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, अधिकतम सदस्यता की बात करें तो 550 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम सदस्य लोकसभा में 550 हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें अगर राज्य की बात करें तो राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं 530, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, रेड पेन चला देते हैं यहाँ पे, ये अब समाप्त हो गया है ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया। मनोनीत थे 2 सदस्य, अब हटा दिया गया, यानी कि अब अगर मैक्सिमम सदस्य की बात करें तो ये 548 होगी, 548 होगी। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 543, यानी कि 548 में से 543 सीट भरी हुई है, जिसमें से 530 राज्य से है। देखिए राज्य से मैक्सिमम 530 होता है तो राज्य का पूरा फुल है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से आपका 20 होना चाहिए, केवल 13 है, केवल 13 है, 7 यहाँ पर कम है, और 2 मनोनीत तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अब जो लोग वोट दे सकते हैं उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष होगी। ये 61वां संविधान संशोधन 1988 कहता है, याद रखिएगा। और 61वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में संशोधन किया? आर्टिकल 326 में संशोधन किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 326 ही हम लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 324 की बात करें तो ये चुनाव आयोग के बारे में कहता है। हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं 243 के और 243 आई। 243 के जो है ये राज्य में चुनाव आयोग के बारे में बोलता है, और 243 आई जो है वो राज्य में वित्त आयोग के बारे में बोलता है। लोकसभा में हम बताते हैं, लोकसभा में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो उसमें SC ST के लिए सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन राज्यसभा में कोई भी सीट SC ST के लिए रिजर्व नहीं है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो देखिए SC के लिए जो सीट है 84, ST के लिए सीट है 47, ये रिजर्व कर दिया गया है। और ये जो सीट रिजर्व किया गया है ये परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। लेकिन हम आपको बता दिए हैं कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें SC ST के सीट का आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष। देखिए आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपना बहुमत खो देगा तब वो गिर जाएगा, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। राष्ट्रीय आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 के तहत इसे एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो कि इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था। 5 साल की सरकार थी, 1 साल बढ़ाकर 6 साल चली थी। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। और मान लीजिए लोकसभा विघटन हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव भी कराया जा सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है? देखिए 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसे भी पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है।
इसने भारत के केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया। पहले क्या था, कितनों मंत्री बना लीजिए, मान लीजिए लो बहुमत में आई सरकार, 300 सीट लेकर आई बीजेपी की सरकार, बहुमत बना दी, 300 में से 200 मंत्री बना दिए, तो क्या ये पॉसिबल है? सबको आप मंत्री बना दीजिएगा, मंत्री का सारा वो फैसिलिटी उठाएगा, तो क्या ये सही है? नहीं। तो मंत्रियों की कितनी संख्या होनी चाहिए, कितने मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, वो डिसाइड किया हमारा कौन सा 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ये क्या बोला, इसने भारत के केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया और दल बदल विरोधी कानून को और भी मजबूत किया। दल बदल विरोधी कानून बताए थे कि मिनिमम 1/3 मेंबर ही आपका आगे जा सकता है। अब आगे समझिएगा, देखिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि अगर लोकसभा में मंत्री बनाना है तो 15% से अधिक नहीं होगा। उसी तरह आपका राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री सहित, यानी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को ऐड करते हुए बनाया गया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री को ऐड करते हुए बनाया जाएगा राज्य में। ठीक है, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या को 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन याद रखिएगा, छोटा राज्य जहाँ पर है वहाँ 15% कीजिएगा तो बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पर एक मिनिमम संख्या डिसाइड किया गया है, मिनिमम संख्या 12 होनी चाहिए, 12 से कम नहीं। कितना छोटा राज्य हो वहाँ का मिनिमम 12 संख्या, जो 12 मिनिस्टर तो होंगे ही, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये दिल्ली के लिए अपवाद है, दिल्ली में 15% नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है दिल्ली में कितना है। ये दिल्ली में आपको कमेंट करके बताना है कि ये मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए, दल बदल कानून को भी ये मजबूत किया है। क्या किया, देखिए, दल बदल के लिए 1/3 प्रावधान को समाप्त करते हुए अब किसी पार्टी का विलय तभी माना जाएगा जब 2/3 सहमत हो। यानी कि अब बोल रहा है कि पहले तो था कि 1/3 मेंबर जो है वो एक साथ जाने चाहिए, लेकिन अब उसको और मजबूत कर दिया, बोला ना अब 2/3 मेंबर जाना चाहिए। 2/3 मेंबर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग दल बदल नहीं मानेंगे, दल बदल नहीं मानेंगे, डिफेक्शन नहीं मानेंगे। एगो कोई आदमी चला जाएगा तो नहीं होगा, 2/3 मेंबर एक साथ जाएगा तभी मानेंगे इसको दल बदल। अब देखिए, लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, संसद के कानून द्वारा निर्धारित या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत कोई भी अगर मान लीजिए योग्यता निर्धारित किया गया है तो उसको मानना पड़ेगा। मिनिमम एज 25 साल। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष, लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीन चीज़ बनने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए आपको 35 वर्ष, 35 ईयर। ये आपको ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि 35 वर्ष यही तीनों में होता है और किसी में नहीं होता है। उसके बाद अगर कोई लोकसभा का मेंबर बन रहा है तो उसको पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन समान है, सेम है जैसे पहले था। अगर इस क्वालिफिकेशन के आधार पर डिस्क्वालीफाई करना हो तो आर्टिकल 102 के तहत हम लोग हटा देंगे। कौन हटाएगा? आर्टिकल 102 के तहत राष्ट्रपति हटाएगा। किसके कहने पर? इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर। तो ये हम पहले जैसे राज्यसभा में था वैसे इसमें भी है। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर हटाना हो तो लोकसभा अध्यक्ष हटाएगा, और राज्यसभा के केस में राज्यसभा सभापति हटाएगा। आगे बात करते हैं। लोकसभा 81 और राज्यसभा 31 दोनों में सर्वाधिक सीट यूपी की है। यानी कि यूपी का लोकसभा में 81 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। क्यों? क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हम बताए थे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो सीटों का आरक्षण किया गया, सीट जो आवंटित की गई है वो पॉपुलेशन के आधार पर की गई है। लेकिन याद रखिएगा अंतर क्या है, लोकसभा में सीट का आवंटन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया है, लेकिन इसमें आरक्षण भी पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया है SC ST के लिए। जबकि राज्यसभा में सीट तो किया गया है, सीट तो पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया, लेकिन आरक्षण SC ST का नहीं किया गया है सीट का। आगे बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट 16 है, विधानसभा की सीट 243 है, विधान परिषद की सीट 75 है। ये सब आपको रट लेना है क्योंकि बिहार एग्जाम में पूछ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी अधिवेशन होगा उसको कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और
कोई भी सत्र होगा 2 बैठक, उसके बीच में 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 सत्र जनरली हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन? बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, तीनों सत्र 1 साल में हो जाने चाहिए, और कोई भी 2 सत्र के बीच में 6 माह का मैक्सिमम गैप 6 माह का होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वैकेटिंग ऑफ सीट हम लोग समझते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ा और लड़ने के बाद 2-3 जगह से जीत गया, तो उसको 1 जगह का सीट खाली करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स। और ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। 99% लोग यहाँ पे गलती करेगा। क्या करेगा? देखिए, निम्न परिस्थिति में संसद सदस्य की सीट खाली की जाती है। कैसे? देखिए, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप कहाँ कहाँ होता है? एक व्यक्ति एक समय में 2 सदन के सदस्य नहीं हो सकते। 2 सदन के सदस्य नहीं हो सकते। कहाँ का? जैसे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर वो जीत गया है, मान लीजिए दोनों में जीत गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो उसको 10 दिन के अंदर 1 सीट खाली करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि आप लोकसभा में रहेंगे कि राज्यसभा में रहेंगे। अगर वो नहीं बताता है कि वो लोकसभा में या राज्यसभा में रहेगा, तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा में खाली कर दिया, लोकसभा में वो है, ये अपने आप मान लिया जाएगा। तो ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि कहाँ का सीट खाली हो जाएगा, तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा की सीट खाली समझी जाएगी। उसके बाद यदि एक सदन का सदस्य रहते हुए दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाता है, मान लीजिए अभी मान लीजिए वो लोकसभा का मेंबर है और वो राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है, या राज्यसभा का मेंबर है वो लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रथम सदन की सीट वैकेंट मानी जाएगी। यानी कि जिसमें पहले था वो, जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा में है। देखिए, इसमें 2 चीज़ समझना। अगर एक ही बार में वो लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य हुआ है, तो राज्यसभा का सीट खाली माना जाएगा एक ही बार में। ये तो पहला वाला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? अगर मान लीजिए अभी लोकसभा में है और वो राज्यसभा में चुन लिया गया, तो उसको लोकसभा की सीट मान लिया जाएगा कि लोकसभा छोड़ दिया, राज्यसभा ग्रहण कर लिया है, यानी कि उसके प्रथम सदन की सीट खाली मानी जाएगी। यदि एक ही सदन के 2 सीटों के लिए चुना जाता है, तो उसे 1 सीट का ऑप्शन चुनना होगा। देखिए, मान लीजिए लोकसभा में ही 2 सीट जीत लिया है, 2 सीट जीत लिया लोकसभा में, तो क्या करना होगा? दोनों में से कोई एक उसको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उसका दोनों खाली हो जाएगा। देखिए, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली मानी जाएगी। तो यहाँ पर उसको 1 सीट जरूर उसको खाली करना पड़ेगा। MP और MLA दोनों बन गया। मान लीजिए कि वो संसद सदस्य भी बन गया है और विधानमंडल का सदस्य भी बन गया, यानी कि वो संसदीय क्षेत्र से भी जीत गया है और विधानसभा क्षेत्र से भी जीत गया है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको 14 दिन के अंदर उसको 1 सीट खाली करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी संसद की सीट खाली समझ जाएगी। यानी कि वो MLA तो रहेगा लेकिन MP नहीं रहेगा, यानी कि उसको घाटा हो जाएगा। ये चारों आपको याद रखना है। दोहरी नागरिकता, अब समझिए, निर्भरता के आधार पर, मान लीजिए ये तो था सीट खाली करने का पहला तरीका था डबल मेंबरशिप। अब हम लोग निर्भरता के आधार पर आर्टिकल 102 के तहत, आर्टिकल 102 क्या बोलता है? अगर वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करना है तो राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पर? इलेक्शन कमीशन के कहने पर। राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि आप योग्य ही नहीं हैं। त्यागपत्र का बात करें, संसद का सदस्य अपना इस्तीफा लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को देगा या तो राज्यसभा सभापति को देगा। अगर लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के सभापति को देगा। स्वीकृति मिलते ही सीट वैकेंट मानी जाएगी। हालांकि ये जो आपका अध्यक्ष और सभापति है, यानी कि राज्यसभा सभापति अथवा लोकसभा स्पीकर, इस त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं यदि उन्हें यह वॉलेंट्री या जेन्युइन ना लगे। अगर उन्हें लगा कि प्रेशर में देकर उसे ये किया जा रहा है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं त्यागपत्र को। अनुपस्थिति का बात करें, 60 दिन, इसमें याद रखना, डेट आपको याद रखना है। 60 दिन तक अगर वो अपने बिना किसी परमिशन के, यदि कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो सदन में उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। मान लिया जाएगा उसका सीट अब वैकेंट हो चुका है। निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए। मान लीजिए कि अगर चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये चुनाव गलत है, गलत हुआ है, वाइड घोषित कर दिया गया, तब मान लिया जाएगा कि उसकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनते हुए उसने कुछ काम किया, नल जल योजना, फलना 10 योजना वो उसने चलाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चुनाव खराब, गलत था, प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। मान लीजिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन क्या उसने वो काम किए हैं वो ख़त्म होगा? नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसने जो भी काम किए हैं वो काम वैसे ही रहेगा, वो काम ख़त्म नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस सदस्य को निष्कासित कर दिया, मान लीजिए कि उस सदस्य को निष्कासित कर दिया जाए, हटा दिया जाए,
तो भी उसकी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यदि संसद सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाए, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बनता है या उपराष्ट्रपति बनता है, राज्यपाल बनता है, तो इसका एक ही कंडीशन है, उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनेगा तो उसको ऑब्वियस बात है संसद का सीट खाली करना पड़ेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाए तो उसको संसद की सीट खाली करनी पड़ेगी। अब शपथ का बात करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कोई भी सदस्य हो, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पूर्व कोई सदस्य सदन की कार्रवाई में मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है। अभी तक अगर राष्ट्रपति ने आपको शपथ नहीं दिलाई है तो आप संसद का किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी कार्रवाई में या मतदान में भाग नहीं लेंगे। अगर आप भाग लेते हैं तो जितना दिन आप भाग लीजिएगा उतना दिन आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, अन्यथा 500 रुपया पर डे जुर्माना लगेगा। और क्या क्या आप शपथ में क्या बोलिएगा, ये 3 चीज़ का शपथ लीजिएगा। पहला, टू बी ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज़ अबाउट टू इंटर। इस 3 चीज़ का उसको शपथ लेना पड़ेगा। तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम ऐसे ही बस आपको अच्छा नोट्स बनाने के लिए लिख दिए हैं। आगे वेतन और भत्ते का बात करते हैं। संसद सदस्य के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है। संसद तय करता है कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा। मूल संविधान में पेंशन का जिक्र नहीं है, पेंशन का कोई जिक्र नहीं है संविधान में। लेकिन भाई नेता है, नेता को पेंशन तो चाहिए, परंतु 1976 से सदस्यों को पेंशन मिलती है। आपसे पूछेगा कि क्या संविधान में पेंशन की जिक्र है, संसद का जो भी मेंबर है या तो वो एमपी की जितने भी एमपी है, क्या उसको पेंशन का कोई प्रावधान है? नहीं है। लेकिन 1976 से पेंशन दिया जा रहा है। कानून बना दिया होगा भाई, वही तो सत्ता में है तो वो कानून बनाने में उसको क्या दिक्कत है। और कोई भी आदमी उसको ना थोड़ी करेगा। अगली बार अगर वो संसद सदस्य नहीं बने तो पेंशन से अपना ज़िंदगी चलाएंगे। अब देखिए संसद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। अगर लोकसभा की बात करें, प्रत्येक सदन का अपना अपना पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि हेड। लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, स्पीकर अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष, और इनको चुनने वाला एक पैनल। ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बनाने वाला एक पैनल। ठीक है। यानी कि लोकसभा में 3 को होगा पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्षों का पैनल। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए पीठासीन पदाधिकारी कौन है, इसका आंसर होगा अध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। लेकिन आपको याद रखना है, राज्यसभा में सभापति होगा, उपसभापति होगा और उपसभापति का पैनल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सभापति नहीं है तो इसका काम उपसभापति ही संभालता है। इसीलिए हम लोग तीनों को लेते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी भी तीनों आ सकता है। क्यों? अगर सभापति नहीं है मान लीजिए तो उपसभापति संभालेगा, उपसभापति भी नहीं है तो पैनल किसी मेंबर को चुनेगा काम संभालने के लिए, इसीलिए इस तीनों को। लेकिन अगर मान लीजिए अध्यक्ष है तो यही हो गया पीठासीन पदाधिकारी, इस दोनों का काम खत्म। सभापति है, इस दोनों का काम खत्म। अब मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, उसका काम कर रहा उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष हो गया आपका पीठासीन पदाधिकारी। जो हेड है वही होगा पीठासीन अधिकारी। अब आते हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में। लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा स्पीकर का काम क्या है, इसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, वो सारा हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकसभा स्पीकर का जिक्र है आर्टिकल 63 में। पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर बना था। एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा, यहाँ हमको डाउट होता है। ठीक है। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली बैठक अगर बात करें तो जो भी हमारी पहली बैठक होती है, पहली बैठक के बाद लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष को इलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि अध्यक्ष जो है वो इलेक्ट होता है। पॉइंट मत मार दीजिएगा, एग्जाम आपसे पूछता है नियुक्त होता है कि नामित होता है। ठीक है। चुनाव होता है कि आपका अपॉइंट होता, नियुक्ति होती है तो उसका चुनाव होता है, इलेक्ट होता है। डेट, अब देखिए डेट कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है। डेट कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। सामान्यतः स्पीकर लोकसभा के जीवन काल तक धारण करता है। जब लोकसभा विघटित होगी, स्पीकर तब तक अपने पद पर बैठा रहेगा जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती। मान लीजिए कि ये 2019 से लेकर 2024 तक सरकार चली थी। ठीक है। 2024 को सरकार खत्म का टेन्योर 5 साल खत्म हो गया, सरकार चली गई। सरकार चली गई, फिर से चुनाव हुआ। ठीक है। चुनाव के बाद नई सरकार बन के आई, लेकिन लोकसभा स्पीकर तब तक वहीं पर रहेगा। सरकार चली जाएगी लेकिन स्पीकर वहीं रहेगा बैठा नई सरकार के इंतजार में।
जब नई सरकार आएगी स्पीकर त्यागपत्र स्पीकर का टेन्योर तब समाप्त होगा, क्योंकि नई सरकार नया अध्यक्ष को चुनेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही सरकार नया बनेगी अध्यक्ष भी नया बन जाएगा। ठीक है, जब लोकसभा विघटित होगी स्पीकर तब तक अपने पद पर बैठा रहेगा जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। यानी कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, टिल अ न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, गलत, टिल अ न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड, ये प्रश्न आपसे पूछता है। नई सरकार बनेगी तब नहीं, नई लोकसभा बनेगी तब। जैसे मान लीजिए 2019 में आपका 2019 से 2024 के लिए लोकसभा का टेन्योर था, मान लीजिए लोकसभा का टेन्योर था। अब 2019 में बीजेपी बनी, मान लीजिए बीजेपी बनी, और 2023 में बीजेपी हार गई, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। तो एक साल के लिए मान लीजिए फिर से कोई नई सरकार आई, तो क्या वहाँ लोकसभा अध्यक्ष हटेगा? नहीं हटेगा। हट भी सकता, नहीं भी हट सकता, नहीं हटे, जनरली नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि वो लोकसभा के टेन्योर तक है, गवर्नमेंट के टेन्योर तक नहीं। गवर्नमेंट ना चेंज हुआ है, लोकसभा थोड़ी चेंज हुआ है, लोकसभा 2019 से 2024 ही है। यानी कि टिल अ न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ये गलत होगा, टिल अ न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड ये आपका आंसर सही होगा। तो आपको देखिए, अगर मैं देखा जाऊँ तो जितना साइंस है ना आपका फैक्चुअल, उतना पॉलिटी भी है। छोटा छोटा कंसेप्ट अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो आपका 1 मार्क्स लेके चला जाता है। जब भी लोकसभा अध्यक्ष की सीट खाली हो जाती है, इस रिक्ति को भरने के लिए लोकसभा दूसरे सदस्य को इलेक्ट कर लेते हैं। अगर मान ली लोकसभा अध्यक्ष का सीट खाली होगा तो दूसरा मेंबर लोकसभा सदस्य के दूसरे सदस्य को इलेक्ट कर लेगा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष की सीट खाली होगी कैसे, सीट कैसे खाली की जाती है? तो देखिएगा, यदि वह लोकसभा सदस्य के पद से हट जाए। अगर लोकसभा का सदस्य है ही नहीं तो उसका अध्यक्ष कहाँ से होगा? तो पहला कंडीशन तो ही हो गया। दूसरा, यदि वह लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, दूसरा कंडीशन है कि वो रिजाइन लिख के दे दे। तीसरा, हाँ एक चीज़ और है, लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी इनके सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। यानी कि लोकसभा जो है वो अपने में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करता है और किसी को उपाध्यक्ष भी नियुक्त करता है। ठीक है, अध्यक्ष चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के सदस्य मिलकर ही करते हैं। यदि अब देखिए ये तो था कि वो पद से हट जाए या त्यागपत्र दे दे, लेकिन ये गलत काम कर रहा है, वो हटना नहीं चाह रहा है। लोकसभा चाहे तो उसको हटा भी सकता है। कैसे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से द्वारा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा। यदि लोकसभा सदस्य एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उठते हटाने के लिए रिजोल्यूशन पारित कर दे तो उसको हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के लिए कम से कम 50 आदमी चाहिए। ये नहीं कि 10 आदमी उठ के नोटिस दे दिया, ऐसा नहीं। नोटिस देने के लिए मिनिमम 50 आदमी चाहिए। भाई लोकसभा अध्यक्ष को बोलेगा, भाई हम आपको हटा रहे हैं, 14 दिन पहले आपको नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस देने के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उसको हटाना पड़ेगा। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होता तो नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक ये 14 दिन का नोटिस पीरियड है तब तक वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर आरोप लग गया ना। तो 14 दिन तक उसका काम संभालेगा उपाध्यक्ष। यानी कि नोटिस मिलने के बाद वह स्पीकर की भूमिका नहीं निभाएगा, वह एक सामान्य सदस्य बनकर रहेगा। इस समय उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। यदि उपाध्यक्ष भी वैकेंट है, खाली है, तो पैनल, ये जो हम आपको यहाँ बताया था पीठासीन पदाधिकारी का पैनल किसी व्यक्ति को चुनेगा कि वो अध्यक्ष का काम करे। ठीक है, इसीलिए पैनल को पीठासीन पदाधिकारी की लिस्ट में रखे हैं। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष भी वैकेंट है, खाली है, तो पैनल किसी व्यक्ति को इलेक्ट करेगी कि आप अध्यक्ष के पद को निभाइए। अब देखिए, कभी भी एट द फर्स्ट इंस्टेंस लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं करता है। अगर लोकसभा में मतदान हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर तो अध्यक्ष वोटिंग नहीं करेगा, अध्यक्ष वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अध्यक्ष तभी वोट देता है जब टाई हो जाए, टाई। ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो कि इधर साइड भी बराबर है, इधर साइड भी बराबर है, दोनों तरफ बराबर वोटिंग हो, तो उस कंडीशन में, यानी कि किसी बात के पक्ष में, मान लीजिए कोई बोलेगा एनआरसी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो लोकसभा में मान लीजिए 200 आदमी बोल रहे हैं कि हाँ लाना चाहिए, 200 आदमी बोल रहे हैं नहीं लाना चाहिए। अब बात आता है, ये तो टाई हो गया, एकदम ड्रॉ हो गया मैच। तो इस कंडीशन में क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष का वोट होता है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। यानी कि अब वो वोट देगा, वो जिधर वोट देगा वो पल्ला उधर का भारी हो जाएगा। यानी कि इक्वलिटी ऑफ वोट के समय निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट इस समय अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष करेगा। देखिए, जनरली अध्यक्ष करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो अध्यक्ष को हटाया जा चुका है ना, अध्यक्ष को हटाया जा चुका है, तो उसके जगह पर उपाध्यक्ष करेगा, या उपाध्यक्ष भी ना हो तो पैनल द्वारा इलेक्टेड सदस्य करेगा। ठीक है,
तो अध्यक्ष का काम क्या है? कास्टिंग वोट डालना। वो शुरुआत में वोट नहीं डालता है, कास्टिंग वोट डालता है। अब अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष डालेगा, उपाध्यक्ष भी ना हो तो पैनल किसी मेंबर को इलेक्ट किया वो मेंबर डालेगा। आगे बात करते हैं रोल पावर ऑफ स्पीकर। स्पीकर का क्या क्या काम है वो हम लोग देखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि लोकसभा का लीडर कौन है तो आपका आंसर मारना है प्रधानमंत्री। लोकसभा का लीडर है प्रधानमंत्री। लेकिन अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का हेड कौन है, गार्जियन कौन है या अभिभावक कौन है, तो इसमें आपको आंसर मारना है लोकसभा स्पीकर। यही हमारा अभिभावक है लोकसभा का। लोकसभा का प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन यही है हमारा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। क्योंकि लोकसभा का जनरली जो सबको सदन में मर्यादा बना के रखना, सबको सबका बात को सुनना, दोनों पक्ष का बात को सुनना, ठीक है, सत्ता पक्ष सत्ता विपक्ष सभी का बात को सुनना, ये सारा काम लोकसभा स्पीकर का है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर अगर कोई बैठक बुलाता है जिसमें सभी सारे लोग उपस्थित होते हैं तो वो देखता है कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं क्या उसका 1/10 मेंबर आया है, 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मेंबर आया है। अगर नहीं आएगा तो वो बैठक को स्थगित कर देगा, खत्म कर देगा, एडजर्न कर देगा। यानी कि 1/10 मेंबर को बोलते हैं कोरम। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, वो कोरम देखेगा, गणपूर्ति देखेगा। कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, अगर कोरम है तो वो बैठक को आयोजित करेगा, नहीं तो बैठक को वहीं समाप्त कर देगा। गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष सदन को एडजर्न या सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब समझिएगा। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हम बता चुके हैं वो स्टार्टिंग में वोट नहीं देगा, जब वोट टाई हो जाएगा या डेडलॉक हो जाएगा उस समय वोट देगा। उसके वोट को कास्टिंग वोट या निर्णायक मत भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक को हिंदी में बोलते हैं गतिरोध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, डेडलॉक को समझते हैं। इसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। देखिए, जब कोई बिल यानी कि विधेयक किसी सदन में पेश किया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, और इसकी आयु 6 मंथ होती है, यानी कि 6 महीना के अंदर इसको लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 6 मंथ के अंदर उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा द्वारा एक मत से पास होना जरूरी होता है। यदि वह पास नहीं होता, 6 महीना तक अटका रह जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो यह दोनों सदनों के बीच डेड लॉक हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, डेड लॉक हो जाता है। अब समझिएगा, अब राष्ट्रपति देखता है कि अरे ये तो 6 महीना ज़्यादा हो गया, तो ख़त्म हो गया बिल। तो लेकिन राष्ट्रपति को लगता है ये बिल अच्छा था, ख़त्म नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदन को बुलाएगा कि आपने क्यों 6 महीना तक इस बिल को पास नहीं किया। तो वो राष्ट्रपति देखेगा। यदि राष्ट्रपति की नज़र में बिल अच्छा है तो उस पर कॉमन डिस्कशन करना वर्थ इट उसको लगे, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य आते हैं, लोकसभा का भी आएगा, राज्यसभा का आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये जो ज्वाइंट सेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। आपसे प्रश्न पूछ सकता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। अब मान लीजिए लोकसभा स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। अब अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है भाई हमारा, वो कहेला इसका बैठक का अध्यक्षता करेगा। वो बहुत बड़ा पोस्ट है, वो बैठक का अध्यक्षता करने छोटा मोटा काम के लिए उसको नहीं रखा गया। उसका काम उपराष्ट्रपति का केवल एक है, राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की भूमिका निभाना बस, और उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो क्या लिख मार देता है, पैनल द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति। नहीं, यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर राज्यसभा भी है, तो ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा भी होता है ना, तो पैनल द्वारा किसी को चुनेंगे, उससे बड़ा व्यक्ति तो राज्यसभा का उपसभापति है, तो तीसरा मौका देते हैं राज्यसभा के उपसभापति को। तो यहाँ पर लोग इस प्रश्न में गलती कर सकते हैं। आगे देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? गतिरोध को दूर करने के लिए, यानी कि डेड लॉक को समाप्त करने के लिए। इस डेड लॉक को समाप्त करने के लिए अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए 1960 में बुलाया गया है, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 में बुलाया गया है, और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में बुलाया गया है। 2 चीज़ के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, मनी बिल के लिए, धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन आप नहीं बुला सकते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो ये तो हो गया संयुक्त अधिवेशन। अब आते देखिए, एक गुप्त अधिवेशन भी होता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की अनुमति चाहिए। ये जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर सीक्रेट सिटिंग यानी कि गुप्त अधिवेशन बुला सकते हैं। इस सीक्रेट सिटिंग में लोकसभा अध्यक्ष के पास एक पावर होता है,
वो जिसको चाहेंगे उसी को अंदर आने देंगे और किसी को नहीं आने देंगे। यानी कि एक कार्ड होता है पास, वो पास जिसको देंगे उस पास मिलने पर ही वो अंदर एंट्री कर सकता है। नो स्ट्रेंजर अलाउड, ठीक है। चैम्बर या लॉबी या गैलरी जहाँ पर वो मीटिंग हो रहा है वहाँ पर केवल वही आउटसाइडर आ सकते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष स्वीकृति देंगे। अगर वो स्वीकृति यानी कि पास देंगे, वो जिसको पास देंगे वही अंदर जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का और क्या काम है? वो सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है। संविधान नियमों और परंपराओं का अंतिम व्याख्याकार है, वो संविधान का नियम वगैरह को व्याख्या करता है। सदस्यों सदन समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक कौन है? यही है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 102 के तहत क्वालिफिकेशन के आधार पर डिसक्वालीफाई कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल 102 के तहत डिसक्वालीफाई कौन करेगा? ये करेगा हमारा लोकसभा राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दल बदल के आधार पर अगर डिसक्वालीफाई करना है तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। अब समझिए, दल बदल वाला कानून हम आपको बता चुके हैं। 91वां संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या कहता है कि 2/3 मेजोरिटी, अगर 2/3 मेजोरिटी एक साथ पार्टी चेंज कर ले तो इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसे दल बदल नहीं कहेंगे। अगला समझिए, कोई भी बिल, वो मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में डिस्कशन किया गया है और धन विधेयक की प्रक्रिया का डिस्कशन है आर्टिकल 109 में, ठीक है। अब देखिए, धन विधेयक के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्या है? धन विधेयक जो है, मनी बिल, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। यानी कि ये एक सरकारी विधेयक है, ये सामान्य विधेयक नहीं है, केवल मंत्री ही इसे पेश कर सकते हैं, कोई नॉर्मल सांसद इसे पेश नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अब समझिएगा, पूर्व अनुमति का मतलब है कि धन विधेयक लाए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, इसीलिए बाद में राष्ट्रपति को उसमें साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही अनुमति दे दी है। यही चीज़ आपको समझना पड़ता है कि कोई बिल लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, ठीक है। अगर मनी बिल है तो उसको राज्यसभा भी ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है, मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है। कर दीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है कि नहीं। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, वो केवल सुझाव दे सकता है। सुझाव मानना या न मानना लोकसभा का काम है। राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोका जा सकता है। राज्यसभा द्वारा सिफारिशों के साथ लौटाया जा सकता है, लेकिन सिफारिश को मानना या न मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा में अस्वीकृति पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि अगर कोई मनी बिल लोकसभा लेकर आई है और इसकी लोकसभा में ही अस्वीकृति हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा में इसकी हार सरकार की इस्तीफे की ओर ले जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, इसको मतलब राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत या अनुमोदित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। याद रखिएगा, अगर कोई मनी बिल है तो राष्ट्रपति या तो इसको अस्वीकृत कर दे या तो अनुमोदित कर दे। आप स्वीकृत कर दीजिए या तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन आप पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि आपने ही इसे पूर्व में सिफारिश की है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। धन विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति की सिफारिश मिल जानी चाहिए। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष पद की महत्वता के कारण यह प्रोटोकॉल में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है। प्रोटोकॉल का स्पेलिंग गलत हो गया है, प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्री से हाईयर रैंक होता है लोकसभा अध्यक्ष का। अब देखिए प्रोटोकॉल का देख लेते हैं यहाँ पर, भारत में वरीयताक्रम प्रोटोकॉल का सूची। भारत में राष्ट्रपति सबसे पहला नंबर पर आता है, फिर उपराष्ट्रपति 2 पर, 3 पर भारत का प्रधानमंत्री, 4 पर राज्यों का राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति। यहाँ देखिएगा, जब आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कहाँ गया, हाँ देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश 6ठा नंबर पर और लोकसभा अध्यक्ष दोनों एक साथ है। यानी कि एकदम सेम एक ही साथ आता है। यानी कि इसका और भारत का कैबिनेट मंत्री देखिएगा, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर है 7वां नंबर पर। यानी कि कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको याद रखना है। ये रैंक हम आपको पहले बता चुके, वरीयता क्रम, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूछ देता है संसद सदस्य का रैंक होता है 21। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का बात करें तो यह लोकसभा समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। लोकसभा अध्यक्ष सभी लोकसभा के सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष यही होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष।
भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। फिर यह कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और नियम समिति, रूल्स कमेटी और सामान्य प्रयोजन समिति यानी कि जनरल पर्पस कमेटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जिसका पदेन अध्यक्ष है वो आपको याद रखना है। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी पदेन अध्यक्ष यही होता है। तो ये था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के इलेक्शन के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी में एक को इलेक्ट कर लिया जाता है। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा उपाध्यक्ष फिक्स्ड बाय लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो डेट रखाता है वो कौन रखता है? प्रेसिडेंट, यानी कि हमारा राष्ट्रपति रखता है। लोकसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहेगा? जब तक नया लोकसभा ना आ जाए। लेकिन जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को चुन ले, सबसे पहले क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा है, ये नई लोकसभा बन के आई, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो एक डेट रखेगा कि आप लोकसभा बन गया है, अब आप लोकसभा अध्यक्ष को चुन लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अब लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में डेट रखेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष के चुनाव में डेट रखेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में डेट रखेंगे अध्यक्ष। ठीक है, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा उपाध्यक्ष फिक्स्ड बाय लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की तरह लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपने पद पर लोकसभा के जीवन काल तक बने रहते हैं। जब तक लोकसभा रहेगा तब तक ये भी अपने पद पर रहेंगे। जब कभी लोकसभा उपाध्यक्ष की सीट खाली होती है तो लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल इट्स वैकेंसी। जब इसका सीट खाली होगा नया मेंबर को चुन लेंगे। पोस्ट वैकेट करने की प्रक्रिया सेम है स्पीकर का जैसे था। 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट। कौन कौन 3 पॉइंट? देखिए, दिखा देते हैं पोस्ट वैकेट करने का तरीका। ये देखिए 3 पॉइंट। यदि वह लोकसभा के सदस्य के पद से ही हट जाए, या अपना त्यागपत्र दे दे अध्यक्ष को, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उसको लोकसभा हटा दे, यही 3 सिचुएशन है उसको हटाने का। अगला है उपाध्यक्ष का ड्यूटी और रोल, काम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष, यानी कि ही एज्यूम्स ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर का जो भी पावर होता है उस समय अगर लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गया है तो अध्यक्ष उसका सारा पावर को ले लेगा। जब भी इसे किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य चुना जाता है तो यह स्वतः उसका अध्यक्ष बन जाता है। किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का इसको मेंबर चुनिएगा तो मेंबर नहीं रहेगा, वो सीधा अध्यक्ष रहेगा। तो ये इसका पावर है। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ये पैनल क्या होता है? इस पैनल में 10 सदस्य हो सकते हैं जिन्हें स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इनमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार संभाल सकता है। जब बोले अध्यक्ष भी नहीं हो, उपाध्यक्ष भी नहीं हो, तो पैनल जो है इस 10 मेंबर में से किसी एक मेंबर को चुन लेता है, आप जाइए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की भूमिका निभाइए। ही हैज़ सेम पावर एज द स्पीकर। जब पैनल के चेयरपर्सन के सभी सदस्य अनुपस्थित हो तो सदन द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अध्यक्ष का पद संभाल लेता है। हमारे पैनल में भी एक को आदमी नहीं हो तो अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? किसी भी एक सदस्य को चुन लिया जाएगा। अब है प्रोटेम स्पीकर। जैसे ही नया लोकसभा इलेक्ट होता है, लास्ट लोकसभा अध्यक्ष की सीट खाली हो जाती है, तो लोकसभा के पहली बैठक में कोई नहीं रहता है। पहली बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। उस समय स्पीकर के इलेक्शन के लिए एक डेट रखी जाती है, बताए थे डेट रखी जाती है। पहली बैठक से स्पीकर के इलेक्शन के डेट तक अध्यक्ष का पद प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। ठीक है, यानी कि ये टेम्प्रोरी है, 1-2 दिन के लिए काम करेगा, ज़्यादा दिन के लिए काम नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको रखा जाता है, सबसे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को। लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग एज से नहीं, इलेक्शन से। जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीता हो माना जाता है कि वो सबसे सीनियर है। जो एक के बाद इलेक्शन जीता है वो सीनियर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीता है उसको सीनियर माना जाएंगे, एज के आधार पर सीनियर नहीं माना जाएगा। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है, टेम्प्रोरी होता है, एग्जिस्टिंग फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए होता है। कब तक? पहला बैठक जब राष्ट्रपति बुलाएगा तब से स्पीकर के इलेक्शन के डेट तक, क्योंकि उसके बाद तो अध्यक्ष का पद कौन संभाल लेते हैं? स्पीकर संभाल लेते हैं। बस थोड़े से दिन के लिए अध्यक्ष का पद संभालेंगे प्रोटेम स्पीकर, टेम्प्रोरी पोस्ट होता है ये। अब ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है। ये जो टेबल है ये लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति के बारे में है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति का कंपैरिजन किया गया है। आर्टिकल 93 लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बोलता है और आर्टिकल 89 राज्यसभा उपसभापति के बारे में बोलता है। निर्वाचन देखते हैं दोनों का। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा? अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद सदस्यों में से ही किसी एक को हम लोग लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, जिसकी तिथि का निर्धारण कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें भी क्या है देखिए,
इसमें सदस्यों के द्वारा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को राज्यसभा में उपसभापति का पद चुन लिया जाता है। रिक्त होने की स्थिति में सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अगर ये पद रिक्त हो जाता है फिर से सदस्य निर्वाचन कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। अब समझिएगा, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष क्या अध्यक्ष पर डिपेंड करते हैं? नहीं, अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं, सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह उपसभापति भी आपका ये सभापति के अधीन नहीं होते हैं बल्कि सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यकाल का बात करें तो इसका कार्यकाल जब तक हमारा अध्यक्ष का कार्यकाल होगा या जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। अध्यक्ष के कार्यकाल तक अर्थात लोकसभा के जीवन काल तक, जब तक लोकसभा रहेगा तब तक ये रहेगा। 3 मामलों में पद रिक्त हो सकता है, बताए थे। पहला, या तो वो अपना लोकसभा का सदस्यता ही उसका समाप्त हो जाए, या तो वो त्यागपत्र दे दे, या तो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटा दिया जाए। उसी तरह इसमें भी सेम है, ठीक है। राज्यसभा में उसकी सदस्यता के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे राज्यसभा में सदस्यता समाप्त होगी, ये समाप्त हो जाएगा। या इसको 3 मामलों में पद रिक्त माना जाएगा। या तो राज्यसभा का सदस्यता समाप्त होगा तो हट जाएगा, या तो इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दे, या तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उसको हटाया जाए। ये सेम है दोनों का। लोकसभा उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त होता है तो क्या करते हैं? देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष की पद रिक्त होने पर लोकसभा किसी अन्य सदस्य को इस पद के लिए निर्वाचित कर सकता है, किसी भी अन्य सदस्य को। लेकिन याद रखिएगा, इसको पैनल से चुना नहीं जाएगा, पैनल से इसको नहीं चुनेंगे। उसी तरह राज्यसभा उपसभापति का बात करें तो राज्यसभा उपसभापति का पद रिक्त होने पर अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा, इसको पैनल से नहीं चुना जाएगा। पैनल से कब चुना जाता है? देखिए, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो आएगा उपाध्यक्ष। अब अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो पैनल से चुनेंगे, ठीक है। यानी कि ये सीक्वेंसली चल रहा है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, अध्यक्ष का पद रिक्त ना हो तो इसको पैनल से नहीं चुनेंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति देखते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह अध्यक्ष की समस्त शक्तियां प्राप्त करता है। उसी तरह राज्यसभा उपसभापति है, ये उपराष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। उसकी कार्यभार संभालेगा, लेकिन ये राज्यसभा सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। राज्यसभा सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, उसका कार्यभार टेम्पोररी के रूप से संभालेगा। याद रखिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष का बात करें तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यही करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और ये भी नहीं है तो उपसभापति करेगा। अब देखिए, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। यदि किसी समिति का इसको सदस्य बनाया जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, तो ये उसका अध्यक्ष बन जाता है। और उपसभापति का बात करें, ये अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ये दोनों म्यूचुअल है, ठीक है। सभापति देगा उपसभापति को और उपसभापति देगा सभापति को। बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, उपसभापति के केस में नहीं है, उल्टा है। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को ना, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही तो सभापति है। देखिए, उपसभापति अपना त्यागपत्र देगा सभापति को, लेकिन सभापति उपसभापति को नहीं देगा, ये सीधा देगा राष्ट्रपति को। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन जरूरी है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन इसका सभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है। ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। इस बात को याद रखना है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह राज्यसभा की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रथम दृष्टया वोट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ये वोट नहीं करेगा, ये कास्टिंग वोट करता है। जब वोट टाई हो जाए, दोनों तरफ बराबरी की स्थिति हो, तब ये निर्णायक मत देता है। सभापति की अनुपस्थिति में ये उपसभापति इसकी सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, बता चुके हैं। राज्यसभा सभापति अपना त्यागपत्र देगा राज्यसभा उपसभापति को। ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा सभापति तो हमारा उपराष्ट्रपति है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, जो कि राज्यसभा का सभापति है। और राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, ये देता है राष्ट्रपति को। यहाँ आंसर होगा राष्ट्रपति, इसका आंसर सही होगा। यहाँ काला पेन से ही लिख देते हैं, राष्ट्रपति इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, ना कि उपसभापति को। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। छोटा मोटा फैक्ट है, लेकिन आपका एग्जाम में नंबर उठाता है।
जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति यह तय करता है कि वह वित्तीय विधेयक है कि नहीं। देखिए वहाँ पर लोकसभा स्पीकर क्या तय करता था, लोकसभा स्पीकर तय करता था कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यानी कि मनी बिल है कि नहीं। लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि मनी बिल तो नहीं कर सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल डिसाइड कर सकता है। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा सभापति यह तय करता है कोई बिल फाइनेंस बिल है कि नहीं। यदि राज्यसभा सभापति की राय में राज्यसभा के भीतर पेश किया गया कोई विधेयक धन विधेयक, अब देखिए राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को लगता है कि कोई जो बिल लोकसभा से आया है वो धन विधेयक है, लेकिन लोकसभा ने उसे धन विधेयक डिक्लेयर नहीं किया है, तो राज्यसभा क्या बोलेगा, एक बार लोकसभा को भेजेगा, बोलेगा देखिए ये धन विधेयक है, आपने इसे धन विधेयक बना कर नहीं भेजा है। धन विधेयक में ये कुछ नहीं कर सकता है सभापति, ये सिर्फ अनुशंसा कर सकता है, ठीक है। और तब वह मामला के निर्णय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। तब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि अच्छा ये तो धन विधेयक था, मनी बिल था, मनी बिल का क्राइटेरिया में आता है, तो उसको क्या कर सकता है, वो मनी बिल डिक्लेयर कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है, आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1921 में। लोकसभा पहला अध्यक्ष अगर बात करें तो जीवी मावलंकर है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष थे अनंतरायनम अयंगर, ठीक है। राज्यसभा के पहले उपसभापति का बात करें S.V. कृष्णमूर्ति। सभापति नहीं पढ़ना है क्योंकि सभापति जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सदन का नेता विपक्ष का नेता क्या होता है ये सब बाद में पढ़ेंगे अगला वीडियो में। सदन का नेता क्या है, विपक्ष का नेता क्या है, विप किसको बोलते हैं, ठीक है, चुनाव प्रणाली। फिर उसके बाद हम लोग कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स को देखेंगे जो बार बार यूज होता है, तो अगला वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक है, ठीक है, राज्यसभा सभापति तक। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।